Namaskar, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive training session. This is a special training series on Beyond Labels, Understanding 5Ds. Yes, this is a topic where we are trying to understand these 5Ds, which are dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia. You are watching us live on PME Vidya channels 6 to 12 and also on our PME Vidya ISL channel number 31. We are also streaming live on our YouTube handles NCERT Official and of course on our YouTube handle of PME Vidya ISL चैनल नंबर 31। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते बिकॉज 3rd वीक ऑफ जून को हम मनाते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वीक और यहाँ पर हम जानते हैं उन डिसेबिलिटीज़ के बारे में दोज डिसेबिलिटीज़ दैट आर इनविजिबल, क्योंकि हमें कोई फिजिकल या उसका कोई अपेरेंट स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता, एक डैमेज नहीं नज़र आता उन लोगों पर जिन पे ये डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनको इन चैलेंजेस से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इन इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ की भी अर्ली स्क्रीनिंग ज़रूरी है, उनका असेसमेंट ज़रूरी है, सर्टिफिकेशन ज़रूरी है ताकि सही समय पर सही इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ दी जा सकें। और हम आज जो बात करने वाले हैं डे 4 पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे डिसकैल्कुलिया एंड ADHD, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एंड अटेंशन डिफ़िकल्टीज़। हम जो भी ये डिफ़िकल्टीज़ ले रहे हैं, जैसे आज डिस्कैल्कुलिया एंड ADHD की बात कर रहे हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स और अटेंशन को हमने कंबाइन किया है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट करें, इनके साथ एक और डिफ़िकल्टी ऐड हो सकती है, कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है जिससे एक बच्चे के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस ट्रेनिंग सीरीज़ के ज़रिए हमारा एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें टीचर्स को, पेरेंट्स को, सोसाइटी मेंबर्स को सेंसिटाइज करना है रिगार्डिंग दीज इनविजिबल डिसेबिलिटीज़। हमें बच्चों को लेबल नहीं करना है टिल द अर्ली स्क्रीनिंग एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जब एक प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल से उसका डायग्नोसिस नहीं होता तब तक हमें बच्चे को लेबल नहीं करना है। बहुत ज़रूरी है कि हम भी समझें कि हर अगर बच्चा कहीं ना कहीं सिचुएशन में चैलेंज फेस कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर डिसेबिलिटी ही हो, और अगर डिसेबिलिटी है तो वो इनविजिबल है, तो ये भी हम ये ना समझें कि बच्चा लेज़ी है, हार्ड वर्किंग नहीं है या फिर वो स्टबन है, तो हम उसको ऐसे लेबलिंग ना करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रोवाइड द एडिक्वेट सपोर्ट, और यहाँ पर अगर हमें अवेयरनेस होगी तभी हम सपोर्ट दे पाएंगे। आज हम जब बात करेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिफ़िकल्टी की, अटेंशन से रिलेटेड डिफ़िकल्टी की, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटीज़ की तो प्लीज़ आप ये ना समझिए कि ये कोई डिसऑर्डर्स हैं या फिर ये कोई इलनेसेस हैं जिनको आप ट्रीट कर सकते हैं। ऑल दीज आर कंडीशंस, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस जिन्हें मैनेज किया जा सकता है विद राइट एंड अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस। अगर आज के टॉपिक से जुड़े हुए आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। We also have a dedicated email ID for you, that is dai.ie@ciet.nic.in। इसके अलावा हमारे YouTube हैंडल्स NCERT Official और PME Vidya ISL चैनल नंबर 31 के YouTube हैंडल पर आप अपने क्वेश्चन, सजेशंस और फीडबैक हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स भी होंगे और हम कुछ पिक्चर्स भी शो करेंगे। अगर उनसे रिलेटेड भी आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप वो ज़रूर कीजिए। और हम अब आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। Through this series, we are not just providing awareness regarding the specific learning disabilities, but we are also trying to make our sessions more inclusive and interactive. That's why we are joined by our Indian Sign Language interpreters. Right now, you're watching on screen Miss Neetu, and she will be accompanied by Mr. Dev Malik. Namaskar, we welcome both of you to the session. And now, let's welcome our guest for the session. We have with us Dr. Apurva Panchakar. Ma'am is Associate Professor and Head from DSE SNDT Women's University. Ma'am, namaskar and very warm welcome to the session. Thank you so much for inviting me to have this beautiful conversation with so many people who want to understand hidden disabilities, which like specific learning disabilities and dyscalculia in particular today. So thank you and happy to be here.
Well, pleasure is all ours, ma'am. And we also have with us Dr. Kavita Arora. Ma'am is co-founder, Children First Mental Health Institute, founding cohort IMHA. Ma'am, namaskar and very warm welcome to the session. नमस्कार जी जी सो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हमारे टॉपिक से ही रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट विद यू अपूर्वा मैम. आई वांट टू आस्क यू, अक्सर डिसलेक्सिया के बारे में हम सब सुनते हैं क्योंकि जब हम एसएलडीज की बात करते हैं तो लोगों को लगता है जनरली डिसलेक्सिया बिकॉज पॉपुलर है, मूवी थी और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस है. लेकिन जो इसका काउंटर पार्ट है, बिकॉज डिसलेक्सिया में हमने बात करी कि दैट इज द डिफिकल्टी रिलेटेड टू द लैंग्वेज, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मच लेस टॉक्ड अबाउट काउंटर पार्ट विच इज डिसकैलकुलिया. सो मैम, जिसको बिल्कुल नहीं पता डिसकैलकुलिया के बारे में, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि डिसकैलकुलिया क्या होता है? ऑल्सो जब किसी बच्चे को डिसकैलकुलिया है तो उसकी डे टू डे लाइफ में वो किन किन चीज़ों से स्ट्रगल करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. एब्सोल्युटली, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे ख्याल से, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, जनरली तो डिसलेक्सिया या रीडिंग डिसेबिलिटीज के बारे में लोग ज्यादातर बातें करते हैं. पीपल अंडरस्टैंड अबाउट इट एज वेल, बट व्हाट वी आल्सो नो is that there are nearly 6 to 10% of school going children, and naturally बाद में वो adults हो जाएंगे, लेकिन इन्हें भी मैथमेटिक्स में भी दिक्कतें आती है जी. और ये जो दिक्कतें हैं, these are not just because they are scared of math. It is not because they require more practice, लेकिन it is because it is a neurological condition. Can we have the next slide for that, please? Yeah, sure, ma'am. Ma'am, इसको थोड़ा सा और explain कीजिए. Yes, this is the. So when we look at what dyscalculia is, which is difficulty in maths, we understand that children, they have difficulties in understanding very simple concepts in maths. मैथ में बहुत बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स होती हैं, जैसे एडिशन एज अ कॉन्सेप्ट है, या कंपैरिजन एज अ कॉन्सेप्ट है, या एस्टिमेशन हम करते हैं. और फिर ये जो संख्याएं होती है, ये जो हमारे पास डिजिट्स है, नंबर्स है, वी टेंड टू प्ले विद दोस नंबर्स, वी टेंड टू यूज दोस नंबर्स बाय एडिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय डिवाइडिंग. लेकिन हमें ये भी पता है कि जब ये दिक्कतें आती है, जो हमें सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है that in our brain we have different parts, and each part of the brain is responsible for specific functions for math learning also. Okay. Like for example, हमारा जो parietal lobe है, वहां पर हम comparisons करते हैं और it is responsible for comparison या calculation करना है. जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें वो नंबर्स, वी हैव टू रिमेंबर देम, वी हैव टू यूज देम इन द हियर एंड नाउ. तो वर्किंग मेमोरी इसमें अप्लाइड हो जाती है, एंड दैट इज बेस्ड इन अ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. व्हेन वी डू नंबर वर्क, हमें भाषा की भी जरूरत होती है, लैंग्वेज की जरूरत होती है. तो ये जो लैंग्वेज फॉर मैथ है, ये हमारे टेम्पोरल लोब में है. और जब हम मैथ करते हैं तो हमें उसके लिए we need a lot of visual spatial understanding. Like for example, when I write a 32 plus 57, तो वो जो डिजिट्स एक के नीचे एक लिखे गए हैं, वो एक कारण से लिखे गए हैं. लेकिन अगर मैं मानो मैं ना समझ पाऊं that what are the digits or which are the digits in the ones place, which are the digits in the tens place, so my addition is going to go wrong. This requires visual spatial understanding. ज्योमेट्री के लिए मुझे विजुअल स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है. इसी के साथ जब वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं या स्टोरी प्रॉब्लम्स आते हैं, मानो आई हैव गॉट 3 पेंसिल्स, किसी और ने मुझे 2 पेंसिल्स दी, तो मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं? तो इसके लिए एक रीजनिंग करने की भी जरूरत होती है कि अगर मेरे पास अभी ज्यादा है तो एडिशन करना पड़ेगा, or the number of pencils will be more than 3 and 2. It cannot be 1. It cannot be 2. It will have to be more. वो कितना more, वो हम कैलकुलेशंस करके हमें पता चलेगा, लेकिन हमें रीजनिंग की बहुत बहुत जरूरत होती है. So we find that the challenges in math and math learning come from n number of places and n number of sources. तो सिर्फ कंप्यूटेशन ना आना is not dyscalculia.
या नंबर फैक्ट्स जो है, लाइक फॉर एग्जांपल टाइम्स टेबल्स है, व्हेन आई एम डूइंग 6 4s are what, so I'm grade 5, by now it is expected कि you need to know कि 6 4s are 24, or it could be कि basic additions है up to 10, Right. so 2 plus 3 5, it has to be automatic. So- So these are number facts. Right. They don't understand it. Ma'am, we will try to understand these facts through the pictures, but उससे पहले मैं ये Absolutely. जानना चाहूंगी मैम कि जी हमें कैसे पता लगे कुछ अर्ली जो हमारे पास साइंस हैं या कोई ऐसे वार्निंग साइंस कह लीजिए, सिम्टम्स कह लीजिए, जिससे हम एटलीस्ट अर्ली स्क्रीनिंग कर सकें कि बच्चे को डिस्कैल्कुलिया है, तो वो अर्ली साइंस के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसके सिम्टम्स के बारे में बताएं. Okay. So I have listed a few here, and we will see them through the pictures because each one of them is accompanied by a picture. So let's move to the next slide. Yeah. So one of the things that you will start seeing very early is the difficulty in memorizing basic math facts. मैं इसके बारे में अभी 2 मिनट पहले ही बात कर रही थी कि जो math facts है वो बच्चे को नहीं याद रह रहे हैं. So despite being given adequate exposure, the child is learning it at home, the teachers are getting the child to do it, math facts the child is not able to remember. Can we move the slide, because I think the pictures will really Yes, tell so a let's lot. quickly go through these pictures, ma'am. Yes. Yes. So we'll go through the pictures itself. Okay. जी. So as you can see, all the other children are quickly raising their hand, but this particular child is yet counting and going through. अभी भी This is काउंट one कर side. रहे हैं. Yes, जी. Yeah. So look at the next picture also. It's very, very depictive. We all of us, inherently, we understand estimation. We understand quantities. But this child, say like for example, अभी number line दी गई है, बच्चे को बोला गया है कि 75 on the number line from 0 to 100, आप डॉट करके दिखाई कि 75 कहाँ होगा, वो 50 के ऊपर होगा, 50 के नीचे होगा. तो अगर इस नंबर लाइन के ऊपर 75 मार्क किया गया नहीं है, the child is getting confused. एस्टिमेशन नहीं कर पा रहा है कि वो 50 के ऊपर आएगा तो कितना ऊपर आएगा, वुड इट बी क्लोजर टू 100 और वेयर. डिफिकल्टी काउंटिंग, जो हमें लगता है कि सब बच्चे केजी में जाए, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाए, काउंटिंग तो कर ही लेते हैं, वो बहुत इनहेरेंट हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है. बट दिस चाइल्ड विल हैव इट a lot of difficulty. The child has to place the finger, even number counting, finger counting. So these are things that you will start seeing in first standard, second standard. एक समझ लीजिए, इतने जल्दी हम डिस्कैल्कुलिया का डायग्नोसिस नहीं करते हैं, लेकिन ये वार्निंग साइंस है. जी. कैलकुलेशंस बेसिक एडिशन के लिए, अगेन मानो ये 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, कैलकुलेशन के लिए द चाइल्ड हैज टू ड्रॉ टैली मार्क्स, जो हम सोचते हैं कि मेंटल मैथ हो सकता है. कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू. Understanding the number is different, understanding the value is different. Confusion ये आपने देखा होगा रीडिंग में भी है कि 63 दिखाई दे रहा है लेकिन बच्चा 36 पढ़ रहा है. So naturally the computation is going to go wrong. Or something as simple as a 20 plus 50 or a 50 plus 20. Again, you don't need too much of calculation time, but the child says, I need paper. ये बच्ची एक बार रेक्टेंगल का फॉर्मूला उसने अप्लाई कर लिया, लेकिन दूसरे बार शी इज गेटिंग कंफ्यूज कि पेरीमीटर एंड द एरिया इज इट द सेम. सो दो यू बिलीव दैट थिंग्स आर वेरी इजी, दे आर नॉट. यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि किस तरह के एरर्स बच्चे करते हैं बेसिक कंप्यूटेशन में. सो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इसी तरह के एरर्स हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी दिखाई देंगे. सो लाइक फॉर एग्जांपल ये जो नंबर 2 वाला है 47 minus 39, बच्चे ने जो आंसर दिया है दैट इज 12. एंड व्हाई? The child knows that you can take away a smaller number from a bigger number. So 9 minus 7 किया है without borrowing a tens from the 4. Right. Okay. Or if you go ahead and look at another sum, like say 493 minus 36, you will see a similar problem. तो place value समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि place value समझने के लिए हमें visual spatial orientation की बहुत जरूरत है. जी. Which is a very basic perceptual skill and which affects not only dyscalculia or a child doing math, but So- also reading and also writing.
या सो So कहीं ना all कहीं these are, quick indicators. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो अगर डिस्कैलकुलिया है तो नंबर्स में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें ADHD की, थ्रू आउट द सीरीज जब हम डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो हम वहाँ पर ये भी देखते हैं कि अटेंशन रिलेटेड चैलेंजेस भी बच्चों को आते हैं, और हम कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई SLD यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आइसोलेशन में एग्जिस्ट कर रही है, उसके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ भी हो सकती हैं। सो डॉक्टर कविता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज हमने ADHD को साथ में लिया है विद डिस्कैलकुलिया। प्लीज टेल अस कि ADHD क्या है एंड व्हाई इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज कोमॉर्बिड, आई वुड से, कंडीशन। और जब एक एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी है और उसके साथ ही एग्जिस्ट कर रही है तो क्या सिम्टम्स हमें जनरली देखने को मिलेंगे? जी जरूर। तो जैसे अपूर्वा जी ने आपको बताया कि एक जो ब्रेन है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स एक साथ मिल के काम करते हैं, और इसमें हमारे ध्यान देने की शक्ति जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है कि हम किस चीज पे कितनी देर तक ध्यान दे पा रहे हैं कोई भी चीज समझने के लिए। एंड ये ध्यान देने की शक्ति को हम काफी बार अटेंशन कहते हैं। जी लेकिन हमें ये देखना है, ये मेरी बहुत प्यारी है कि बच्चों के बिहेवियर के बारे में हालांकि बात कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा सिर्फ अपना बिहेवियर नहीं होता, बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों से बना हुआ होता है। वो शरीर भी है उसका, उसका बिहेवियर भी है, उसका मन है, उसकी भावनाएं भी हैं। ये सब कुछ हमें देखो क्या है, इट इज नॉट अबाउट अटेंशन। जिस तरीके से हमने बात की, कितनी अटेंशन कहाँ पे कितनी देर तक कब देनी है, ये जो चीज है, इसको इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग, जब हम ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ब्रेक लगानी है 0 पे और 100 पे चलाना आता है। हमें ये देखना है कि हम कितनी स्मूथली गाड़ी को चला रहे हैं, कब ब्रेक दे रहे हैं, कब गियर बदल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसमें अगर कमी आती है अपनी उम्र के हिसाब से तो उसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई कैसा देगा कि हम सबके अंदर, जैसे बच्चा बड़ा होता है, शुरू में जब बच्चा रोता है दूध के लिए, हम उसे ये नहीं कहते कि तुम चुप हो जाओ, हम जाते हैं दूध देने। हम ये नहीं करते कि उसको ब्रेक लगानी है अपने ऊपर। तो अगर हम ADHD को इस तरीके से समझें कि हम सबके अंदर एक इंटरनल ब्रेक लगाने का सिस्टम होता है जो समय और आयु के हिसाब से बढ़ता है जी। तो इसमें अगर हम देखें, एक बॉडी है हमारी, एक माइंड है हमारा, और एक हमारी इमोशंस है। तो ये कैसा दिखाई देगा, अगर इंटरनल ब्रेकिंग सिस्टम, हमारा अंदरूनी ब्रेक लगाने की शक्ति में अगर हमारी कमी है, हम पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहे, तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पे देखें कि अगर हम शरीर पे पूरी तरीके से नहीं लगा पा रहे, तो ये बच्चा ऐसे दिखाई देगा कि सारे टाइम चलता है, इसकी बॉडी फिजिट करती है, हिलता बहुत ज्यादा है, नॉइज बहुत ज्यादा आती है। तो काफी बार टीचर्स कहते हैं कि हमें पता होता है कब ये बच्चा आया है और कब ये बच्चा नहीं आया है क्लास में। क्लास का वातावरण बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं करने देता, पहले ही आंसर दे देता है, हाथ पहले ही खड़ा हो जाता है जी। और क्यू में खड़ा होना इस बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ हिलता रहता है, दीदी ये हो गया, दीदी देखे बाहर क्या हो रहा है, दीदी कहीं और क्या हो रहा है, दूसरों को छूना, इधर उधर घूमना। तो एक हाई एनर्जी की, एक तूफान मेल टाइप की एक फीलिंग जो आती है, वो ऐसे बच्चों में कई बार हाइपर एक्टिविटी इसको कह देते हैं हम लोग। बॉडी के अंदर ब्रेक पूरी तरीके से सारे टाइम नहीं लग पा रही। ये बच्चा मिसबिहेव नहीं कर रहा है, ये बॉडी ब्रेकिंग की शक्ति में कमी है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो बॉडी से अगर हम जाएं माइंड के ऊपर, कि हमारा जो दिमाग है वो स्थिर रहने की बात, जिसको हम अटेंशन कहते हैं, वो सिर्फ स्थिर रहने की बात नहीं होती। हमारे सबके दिमाग में, चाहे इस समय आप अभी जो सुन रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारे विचार होते हैं एक साथ। कितनी देर कर रहे हैं, देर तो नहीं हो रही है, कितना ध्यान देना है, सुनना है लेकिन देखना भी है, पिक्चर्स भी हैं। इसमें हमारा मकसद ये होता है कि कब तक और कितनी देर तक हम बाकी चीजों पे ब्रेक लगा पा रहे हैं। हमें क्लासरूम की विंडो के बाहर चिड़िया दिखाई दे रही है तो हमारा ध्यान वहां जा रहा है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि मैम देखिए, आज आपने जो साड़ी पहनी है उसका रंग लाल है, और सामने वाले बच्चे ने पेंसिल गिरा दी है। तो ये इन बच्चों के अंदर ये ब्रेक लगाने की शक्ति कि नहीं राजू बच्चे सिर्फ अपना काम करिए, इस समय इधर उधर नहीं देखना है। तो
भूल गए हम इंस्ट्रक्शंस, हमें नहीं याद रहा कि आपने कहा था कि पहला सवाल नहीं करना है, दूसरा सवाल करना है। और अरे हम तो पेंसिल ही लाना भूल गए, हमारी तो अब वो वाली कॉपी नहीं लाए मैम जो हम आपने कहा था, हम दूसरी कॉपी है हमारे पास। तो हमारा वर्क नहीं कंप्लीट हो रहा, हम डे ड्रीमिंग भी कर पा रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और हमें पता नहीं है कौन सा पेज खोलना है और कौन सा नहीं खोलना है, हालांकि आपने 2 मिनट पहले बोला था। जब हम इमोशंस या भाव पे आते हैं तो हमारी जब ब्रेक नहीं लगती पूरी तरीके से हमारे भावों पे, बिग फीलिंग्स पे, तो कई बार हमें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, कई बार हमें एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा मैम एनुअल डे कब आएगा, कल ही है ना, परसों ही है ना, आप मैम आज क्यों नहीं हो सकता, मैम जल्दी छुट्टी क्यों नहीं हो सकती, जल्दी जल्दी मेल्ट डाउन हो जाना। तो इसमें टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस समय में बच्चे को पनिशमेंट देना या कुछ कहने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि इमोशन और बड़ी हो जाएगी। जबकि हम कह रहे हैं ऐसे बच्चों में हमें ब्रेक लगाने की आवश्यकता, तो उसके अंदर हमें, तो मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगी, बाद में बात करेंगे। पर ये भाव, शरीर और मन, दिमाग, इसके ऊपर ब्रेक लगाने की शक्ति अगर सारे टाइम अपनी उम्र के हिसाब से बच्चा नहीं कर पा रहा है और कमी है इस चीज में अपनी उम्र के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि द लाइक्लीहुड इज कि ADHD इस बच्चे को शायद है, कि बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये अंदरूनी बनावट इनकी ऐसी है। और वो सिखाया जा सकता है, इस चीज को बढ़ोतरी की जा सकती है, मैनेज किया जा सकता है इस कंडीशन को, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो हम ये समझ सकते हैं कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो है आपका खुद पर कंट्रोल नहीं होता और इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। तो डिस्कैल्कुलिया हमने समझा, हमने ADHD समझा, हमने ये भी समझा कि ADHD जब किसी और डिसेबिलिटी के साथ जुड़ती है तो किस तरीके के सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे डिस्कैल्कुलिया और ADHD एक साथ जब हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें एक बच्चे को है डिस्कैल्कुलिया है, वीक नंबर सेंस है और ऊपर से उसको ADHD भी है, तो क्लासरूम में जो उसके लिए बैठना, काम करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता होगा। डॉक्टर अपूर्वा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एवरीडे क्लासरूम में जो लर्निंग चैलेंजेस ऐसे बच्चों में हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में थोड़ा हमें बताएं। Okay. See, according to me, when we look at a child with dyscalculia, हमें सिर्फ इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि उसे कंप्यूटेशन आ रहा है कि नहीं या उसमें दिक्कतें आ रही है कि नहीं. Apart from that, when we look at daily life, okay, we see that they've got so many other challenges which are a result of dyscalculia. Say, like for example, my mother gives me money and says that, okay, go to the shop and buy fruits, okay? And I don't understand कि कितने fruits मेरे पास मानो 50 रुपीज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 50 रुपीज में मैं कितने fruits लेके आऊं. Now, all of us, we believe that we understand money value from a very young age. But people with dyscalculia, they have a challenge doing this. Dusra, estimating distance. You will see it also in very, very young children. We are playing throw ball, okay? Or I'm throwing a ball towards you. मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि मेरा बॉल अब तक पहुंचे, ये समझने के लिए अगेन इट्स अ विजुअल स्पेशल स्किल. So think about it. Games खेलने में दिक्कतें आएंगी. They will not be able to enjoy, leisure time activities. Why? Because it is coming from certain deficits which are leading to dyscalculia. The third thing, everyday life, I need to be able to understand time. मैं कहूँ कि okay, आधे घंटे बाद ये होगा या 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में ये कर लेंगे. ये 5 मिनट का जो एक estimation होता है, that how long is 5 minutes? It's not necessary that I always have to be looking at the clock. We have a body clock. But to be able to understand that time is a challenge. And look at it, how it gets reflected in the classroom. Some दिया गया है कि I have to travel for 1 hour and 15 minutes. So how many minutes am I traveling for? जी. To be able to do this, conversion and then able to say how many minutes becomes a challenge. When it comes to budgeting, when it comes to scheduling, even as an adult or even as a student, I have to go reach school at 9 o'clock. And my bus comes at 8:15.
तो अगर 8:15 मेरी बस आती है स्कूल के लिए, तो मुझे कितने बजे उठना होगा ताकि आई ब्रश माई टीथ, आई हैव माई मिल्क, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई गेट रेडी, वॉट एवर माई शेड्यूल इज। सो हमेशा नहीं तो मम्मी पीछे पड़ी रहेंगी कि करो करो करो, टाइम समझ में नहीं आ रहा है, हम शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं। ये डिफिकल्टीज एग्जाम्स के वक्त भी आती है। और और एंजाइटी हो जाती है। डायरेक्शंस, जी। yeah, or understanding directions. Okay, you go from here, you go to your मासी's place. मासी कहाँ रहती है? Okay, सीधे चले जाओ, फिर दूसरा राइट ले लेना, और फिर लेफ्ट में जो तीसरी बिल्डिंग है वहां पर आपकी मासी का घर है। I can't visualize the space. Now think about it कि सिर्फ क्लासरूम में मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस नहीं समझ में आ रही है, नंबर सेंस नहीं है, ये तो एक तरह की चैलेंजेस है, लेकिन हर रोज की जिंदगी में जो हमें ये बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, वहां पर भी डिफिकल्टीज है, एंड सो अ लॉट ऑफ एंजाइटी। बट वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि ओनली दिस डज नॉट मीन डिसकैल्कुलिया। इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम ये थोड़ा कॉन्शियसली देखें कि हाउ मेनी टाइम्स द चाइल्ड इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, कितना परसिस्टेंट है, 1 महीने के लिए है, 2 महीने के लिए है, 6 महीने है, 1 साल है। क्योंकि डिसकैल्कुलिया इज नॉट फ्रिवलस, इट्स नॉट कि आज मुझे दिक्कत है, कल मुझे सब आ गया। So persistent difficulties hai across mathematical topics. So I'm doing math, I'm doing money, I have a problem. I'm doing word problems, there is a problem. I'm doing measurement, there is a problem. So across math topics. कितने बार भी आप पढ़ाओ, ट्यूशन में भेजो, 10 बार वही सम्स लिखवाओ, the child will continue having challenges. And as we have seen earlier, everyday life is also getting affected. Right. And it also affects the child's emotions deeply. It affects the interactions deeply. So Indeed. I think dyscalculia is not only related to math, the impact is across so many aspects of the child's life, school life, personal life, emotional life. You say it, it impacts. एब्सोल्युटली, इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैथमेटिक्स हम सिर्फ एक क्लासरूम सेटिंग में यूज़ नहीं कर रहे हैं, एवरीडे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस में यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं। सो डॉक्टर कविता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डिस्कैल्कुलिया है, ADHD भी है और एंग्जाइटी भी है, जहाँ जहाँ पर मैथ्स का यूज़ हो रहा है, चाहे वो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हो, नॉर्मल कैलकुलेशंस हो, क्लासरूम में, बियॉन्ड द क्लासरूम्स, घर पर, फ्रेंड्स के साथ। सो यहाँ पर जो पूरा एक बच्चे का सेल्फ इस्टीम है वो हिट हो जाता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और कोई इसको समझ नहीं पा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा है, और सेकेंडली उसका ओवरऑल सोशो इमोशनल वेलबींग भी इम्पैक्ट हो रहा है। या तो वो आइसोलेशन में जा रहा है, किसी से घुलना मिलना नहीं चाहता, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट getting the fact that he is being understood for the problems or the challenges or the difficulties. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम उसको और डिटेल में समझें तो वो कौन से challenges हैं, कुछ अगर आप एग्जाम्पल के साथ बताना चाहें तो किस तरीके से वो बच्चा फेस कर रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड हिज और हर ब्रेन। जी जी, तो बहुत अच्छा सवाल है, और इसके लिए मैं कहूँगी कि सबसे पहले कई बार होता क्या है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को देखने लगते हैं और हम कहते हैं चाइल्ड इज इक्वल टू प्रॉब्लम, और ये हम सब अपने लिए भी सोचें तो ये हम सबके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। कोई हमें प्रॉब्लम मानता है और हम अलग दिखाई देते हैं बाकी सबसे, तो वैसे ही हमारा दिल टूट जाता है, हमारा पर्सनहुड खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि प्लीज, ऑल टीचर्स एंड पेरेंट्स को कहेंगे, प्लीज सी द होल चाइल्ड। और उसका एक एग्जाम्पल स्लाइड पे है कि पूरा क्या आपको सब कुछ दिखाई देता है। मैं मानती हूँ कि सब टीचर्स को सब कुछ दिखाई देता है। यही बच्चा जो हमारे लिए, हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर रहा, देखो ध्यान नहीं देता, वही बच्चा इज प्रोबेबली द मोस्ट क्यूरियस, आस्क्स द मोस्ट डिफिकल्ट एंड बेस्ट क्वेश्चंस, इज वेरी काइंड एंड केयरिंग। इसी को पता होता है कि भाई आज हमारे स्कूल के जो डॉग है उसको खाना नहीं मिला है, या ये वाला बच्चा दूसरा वाला है, ये गिर गया था मैम, इसको इसका आज टिफिन खत्म हो गया, इसका गिर गया है टिफिन। Loves animals and nature, many of them very creative, extremely imaginative, very helpful and loyal। तो अगर हम ये देखना ना बंद करें, साथ में टीचर को हमेशा ये भी दिखता है कि हाँ देखिए लेसन के बीच में इंटरप्ट कर देता है, अपने इसका काम कभी कंप्लीट नहीं होता है, होमवर्क भूल जाता है, और वैसे बड़ा ब्राइट है, क्लास में तो इतना बोलता है ये बच्चा, लेकिन जब एग्जाम आता है तो इसके नंबर बहुत कम आते हैं। पर ये सब, ये दोनों चीजें उस बच्चे के अंदर हैं। प्लीज सी द होल चाइल्ड।
नॉट ओनली द बिहेवियर, बिकॉज इससे बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर, किसी के भी ऊपर ये नहीं हो सकता अगर हम अधूरे दिखाई दें किसी को। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें तो मैं इस छोटे बच्चे की बात करूंगी कि इसका दिन कैसा गुजर रहा है। कि आप पूरी दिनचर्या देखिए कि मैंने बड़ी मेहनत की, मैं सुबह उठा और मैं स्कूल गया, लेकिन मैं ADHD की वजह से, इसकी वजह से मैं भूल गया अपनी किताब ले जाना। अब मुझे पता है कि मैंने जब अपना बैग देखा तो मुझे समझ में आया कि मेरी किताब मेरे पास नहीं है, तो टीचर डांटेंगी, मेरी एंजाइटी शुरू। फिर मैं क्लास में, अब मेरी किताब मेरे पास है नहीं, मैं टीचर ने लिखा फटाफट ब्लैक बोर्ड पे, सब कुछ लिखा हुआ है, मेरा ध्यान पूरी तरीके से जाता नहीं है। उन्होंने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मिटा दी, दूसरे पे पहुंच गई, मैंने पहली वाली की नहीं, तो मैं अब पीछे रह गया हूँ गलत कॉपी में और पीछे रह गया हूँ। दिमाग में चल रहा है कि मैं पीछे हूँ, अब मैं काम खत्म नहीं कर पाया, बाकी लोगों ने मेरे आसपास खत्म कर लिया, तो मुझे लगता है क्या मैं बुद्धू हूँ? ये देखो आसपास के बच्चे तो सारे काम खत्म करके बैठे हैं, अब जब टेस्ट आएगा तो मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं है, मेरे पास होमवर्क ठीक से नहीं है, मुझे याद नहीं है हुआ क्या था, टीचर वैसे ही नाराज है मुझसे। अब इन्होंने जानबूझ के ये सब नहीं किया है, इन्होंने एक्चुअली बड़ी मेहनत की और एंजाइटी के साथ हम आगे बढ़े हैं। तो हमें दिखाई क्या दे रहा है और जो बच्चे को महसूस हो रहा है उसमें कई बार बहुत बड़ा गैप होता है कि ये जो बिहेवियर बाहर से हमें दिख रहा है कि बच्चा लेजी है, अनमोटिवेटेड है, केयरलेस है, देखो कितना फॉरगेट करता है, क्लास में देखिए ध्यान नहीं देता, सारी हमारी अटेंशन इसके ऊपर जाती है, लेकिन अंदर उसको क्या लग रहा है, उसकी दुनिया में क्या चल रहा है कि यार मैं तो भूल गया, मैं तो लाया नहीं, अब फिर से सब लोगों के सामने डांट पड़ेगी, अब कॉपी जब मांगेंगी मैम मैं कैसे दूंगा, एंड मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हो सकता हूं। तो अपने अंदर एक डिमोरलाइजेशन, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस का लैक आना बहुत लाजमी है, हो जाता है। और इन बच्चों को जब हम आगे देखते हैं तो इनके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, एक हीन भावना कि मेरी सेल्फ एस्टीम की मैं तो कुछ कर नहीं सकता, सब लोगों को लगता है मैं तो बेकार ही हूँ। ये इंटरनलाइज कर लेने से मेरी दिनचर्या में ये चीज हर जगह जाएगी। ये सिर्फ मेरी मैथ्स क्लास में या स्कूल में नहीं होगा, ये मेरी स्पोर्ट्स में भी होगा, क्योंकि वही बच्चे मेरे साथ बाहर खेलते हैं, वो मेरा वहां भी मजाक उड़ाते हैं कि ये तो बुद्धू है। अब जब कोई मुझे दिन में, हफ्ते में 10 बार ये चीज मुझे बार बार करनी पड़ी, अब बाकी मुझे सेम उसी क्लास में कल भी जाना है, इन्हीं सेट ऑफ बच्चों के साथ बैठना है जो मुझ पे हंसे थे, तो मेरी भावना अंदर से अपने आप के बारे में कैसी होगी, ये इम्पैक्ट, ये हम मन से इम्पैक्ट, ये भावना पे इम्पैक्ट, मेरे पूरी पर्सनैलिटी पे एक इम्पैक्ट, अगर नेक्स्ट स्लाइड देखें, ये जो होना शुरू हो जाता है, ये एक रिपल इफेक्ट बिल्कुल ही सारा हर चीज पे इफेक्ट करेगा। कि ये स्ट्रगल है इस बच्चे की, ये कहेगा अब मुझे स्कूल जाना है कि नहीं। अगर आप लोग जिस भी नौकरी में जा रहे हैं वहां आपको समझ में आ रहा है मैं कर ही नहीं पाती, रोज नहीं कर पाती, आप जाना चाहेंगे क्या? आप 4 दिन के बाद कहेंगे मुझे यहाँ नहीं जाना है, बिल्कुल मेरे को छुट्टी लेनी चाहिए, पेट में दर्द हो गया, जो अवॉइडेंस आने लगती है, ये फिर ऐसा लगता है कि आप कहना नहीं मान रहे हैं, और इससे हम पनिशमेंट पे चले जाते हैं, करेक्शन पे चले जाते हैं बहुत ज्यादा। और करेक्शन पे जैसे ही हम जाते हैं वैसे ही बच्चे के अंदर एक शर्म की हीन भावना कि मैं कम हूं, इसीलिए तो सब लोग मुझे सिर्फ करेक्ट ही करते रहते हैं। बिल्कुल। तो ADHD और डिस्कैलकुलिया वाले बच्चों को आमतौर पे, सारे डीज वाले बच्चों को आमतौर पे पूरे हफ्ते के अंदर कम से कम 50 बार करेक्शन मिलता है। अब आप माने कि जब आपको 50 बार करेक्शन मिलेगा और आपकी अच्छी चीज कोई नहीं देख पा रहा, तो आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि मेरे अंदर कुछ अच्छा है। बिल्कुल। और यहाँ से साइकिल शुरू होता है, जो मैं चाहूंगी कि अपूर्वा मैम थोड़ा सा लर्निंग साइकिल में क्या प्रॉब्लम आती है लॉन्गर पीछे। बिल्कुल। और मैम आप इसको आपने जो रिपल इफेक्ट बताया, तो आपने बिल्कुल बताया कि डिफिकल्टीज आ रही हैं, बार बार कॉन्फिडेंस, तो यहाँ एक रिपल इफेक्ट का भी विशेष साइकिल है। और बिल्कुल जी बिल्कुल, अंदर हर चीज में, आपके पीयर्स में, आपकी फ्रेंडशिप्स में भी, क्योंकि वही बच्चे देख रहे हैं कि टीचर आपको रोज डांटती हैं, वही बच्चे घर जाके आपके मम्मी पापा को भी बताएंगे कि आज तो इसको डांट पड़ी, इसका तो काम कंप्लीट नहीं था। तो आपकी जो रेपुटेशन है बाकियों के साथ, आपके लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, बाकी लोगों के सामने आप शेम हो गए, अपने से बड़े अपने से छोटे, अगर आपका कोई भाई बहन है जिसने ये बात सुन ली है तो वो भी घर जाके आपको छेड़ेगा, तो आपकी ओवरऑल मानसिक स्थिति तो कम होने लग जाएगी। और ये
डायरेक्टली लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन आपकी मोटिवेशन टुवर्ड्स एजुकेशन ही कम हो जाए, उसको इम्पैक्ट बहुत क्योंकि करता है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत आपको हर लेबल्स चीज दिए जा रहे हैं, डिसोबीडिएंट, बिल्कुल नॉटी, वीक, केयरलेस, और उसका रिपल लेजी, इफेक्ट हमें देखने को हाँ मिल रहा है जी। बिल्कुल और डॉक्टर बिल्कुल अपूर्वा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मैम ने बात करी रिपल इफेक्ट की, कि जाहिर सी बात है अब एक बड़ी विशियस सी साइकिल है, क्योंकि अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैथमेटिकल एंजाइटी है इसलिए स्ट्रगल हो रहा है, या ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल है तो एंजाइटी हो रही है। तो ये अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग सी सिचुएशन है, जिसमें हम देखते हैं कि पूरे एक बच्चे का सेल्फ स्टीम, उसका पूरा सोशियो इमोशनल बिहेवियर जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। मैम, इस विशियस साइकिल को जी, थोड़ा सा डिकोड कीजिए हमारे लिए प्लीज़। absolutely, absolutely. So we know कि when there is dyscalculia, there already is a neurological deficit. और इसी की वजह से जो दिखाई दे रहा है और जो बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है वो है डिफिकल्टीज इन मैथमेटिक्स। वैसे भी देखा जाए तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी हैव बीन स्कैर्ड ऑफ मैथ इन आवर स्कूल लाइफ, Yes. and this gets aggravated when you already are challenged to do math. The mathematical difficulty, it leads to failures. जी. Oh, I'm getting low score. The teachers are always correcting me, so I'm experiencing failures again and again. See, for learning to be really good, you require two aspects. एक तो आप information को ठीक तरह से process करना आपको आना होगा, which is neurologically based, और उसी के साथ you need to be motivated enough to learn. You have to feel happy learning. लेकिन अगर मुझे mathematical difficulties है, challenges है, I'm experiencing failures, तो next time when math I have to do, I'm going to be anxious. Again, it aggravates the challenge. What happens? Oh, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे आता नहीं है, मैं कितनी भी कोशिश करूं मेरे से नहीं होगा. Performance dips. जी. Performance dips, which means you're failing. You are an underachiever. You are an underachiever, so naturally आपका confidence थोड़ी ना बढ़ने वाला है. Confidence लो है, आपका motivation लो है, आपके आप खुद के तरफ देखने का नजरिया वो भी नेगेटिव होने लगता है. So you have got a low self-esteem, low motivation, and with all of this, again, the cycle gets completed. Yeah. It aggravates the mathematical challenges. तो social emotional impact तो हमें दिखाई देता है. मैं कितना भी कोशिश करूं मेरे से होगा नहीं, learned helplessness आ जाता है. तो फिर I will not study. I'll say मेरे से नहीं होता है. I can't do it. Why are you asking me to do it? I know I can't do it. So when there is learned helplessness, look at it how deeply it is impacting. Yeah. We will see academic issues, but at the same time, emotionally the child is getting distance, and emotional distancing leads to loneliness also. तो सोशल इंटरेक्शंस में डिफिकल्टीज आती है, फ्रेंड्स नहीं हो पाते हैं, या विद इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स गेट्स इम्पैक्टेड, क्योंकि पेरेंट्स का यही है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, टीचर्स यही कहती रहती है. सो this child is really going through a lot. Yes. I think we need to be very, very cognizant of not just the academic challenges, but the emotional impact that these challenges have. I Absolutely. think that's something which is a very important aspect. एब्सोल्युटली यू राइट. और ये जो जितनी भी चीज़ें हमने अब तक समझी, बिकॉज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड देम वेल, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं, जिस वजह से कई मिसकंसेप्शंस जो हैं हमारे सामने आते हैं. सो नाउ इट्स टाइम फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग राउंड, जिसे हम कहते हैं हमारा मिथ बस्टर राउंड. मिथ्स और फैक्ट्स हमारे सामने होते हैं, और ये हम इसलिए भी आपके सामने प्रेजेंट करते हैं सेगमेंट, ताकि आप भी समझ सकें कि ये एवरीडे चैलेंजेस हैं, एवरीडे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो आप कन्फ्रंट करते हैं. लेकिन क्या आप उसे मिथ रहने देंगे, उसकी यू विल रीड बिटवीन द लाइंस. तो मिथ और फैक्ट वाला हमारा सेक्शन है. मैं दोनों हमारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करें. सो लेट्स टेक द फर्स्ट मिथ, which is myth or fact. You have to tell me, if a child struggles with maths, it is dyscalculia. Myth No, or a fact? this is a myth. It's a myth. It's a myth. Okay, yes, it's a myth. Next, medication changes who children are. दवाएं बच्चों के व्यक्तित्व को बदल देती हैं. Myth or a fact? बिल्कुल भी नहीं. दवाएं जो कि स्पेशली ADHD की दवाई है, वो बहुत उन बच्चों को हेल्प करती है जिन बच्चों में एक्चुअली इन पदार्थ की कमी है, जिसकी वजह से वो अटेंशन नहीं पे कर. Right, absolutely. So next is
All children with dyscalculia have the same challenges. हमने सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया. हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काफी हेट्रोजेनिटी होती है इसमें. Some may have difficulties in computation, some in reasoning, some in number sense, so it's very very diverse. तो सबको एक साथ यह सोचना कि सभी को सेम वे ट्रीट करें, that does not work. So it's a myth. Girls do not have ADHD. यहाँ पे हम तो जेंडर पर आ गए हैं जी. बिल्कुल, बिकॉज बच्चे कई बार बच्चों में, लड़कों में दिखाई देता है कि वो भागना दौड़ना ज़्यादा करते हैं, लेकिन गर्ल्स में ADD की तरफ से बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ पे हो सकता है हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ना दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों में ADHD नहीं होता, बिल्कुल होता है, पकड़ा कम जाता है, और फिर 14 से 16-18 की उम्र पे ये वाले बच्चे, ये लड़कियां आती हैं डिप्रेशन के साथ. क्योंकि तब तक मुझे लगता है कि हमारा कुछ हो नहीं सकता, हम कुछ कर नहीं पाए. तो इसको अर्ली पकड़ना और लड़कियों में स्पेशली देख पाना बहुत जरूरी है. So it's a myth. Okay, next. ADHD is just laziness or naughty child. ADHD सिर्फ आलस से है. Myth or fact? बिल्कुल भी मिथ है, कंप्लीटली मिथ है. और इसके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा बोलना चाहूंगी, अगर आप मुझे इजाजत दें. जी, प्लीज. हाँ, इसके बारे में, क्योंकि ये आमतौर से हम देखते हैं कि पेरेंट्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, कहते हैं कि देखिए हम लोग भी तो बचपन में हमें 2 लगा दी थी, हम ठीक हो गए थे, ये तो सारा नोटीनेस है, ये लेजीनेस है, ये बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता है. बट दिस इज नॉट ट्रू. एक तो ये कि 2 लगा देने से आप पे क्या असर पड़ा था, आपको कैसा लगा था, और आपका रिश्ता पढ़ने के साथ कैसा हो गया था, ये बहुत ज़रूरी है समझना. और आप अपने बच्चे के लिए सेम करना चाहेंगे या आगे कुछ और करना चाहेंगे. तो ADHD की जो बात है, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो थोड़ी सी देर लगाएं कि हम जो यूजुअल अटेंशन, जो हम कहते हैं कि बहुत सारे ही बच्चे सीख रहे हैं कि कैसे ध्यान लगाना है. 3 साल के बच्चे से हम ये नहीं कहते कि भाई ना कि भजन में तुम्हें 1 घंटे बैठना है, हमें पता है वो नहीं बैठ पाएगा इतनी देर टिक के. लेकिन जब हम 14 साल के बच्चे तक पहुंचते हैं तो हमारी अंदरूनी शक्ति अपने आप के ऊपर ब्रेक लगाने की बढ़ चुकी होती है. डॉक्टर कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई बार क्या होता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं इन अनयूजुअल डिफ़िकल्टीज़ के बीच में और जो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस हैं उनके बीच में, खासकर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स, और उनको सेंसिटाइज करने के लिए हम सेशंस भी करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं. सो हम उन अनयूजुअल डिफ़िकल्टीज़ की बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन को समझा जाता है कि एक लैक ऑफ एफर्ट है, मिसबिहेवियर है, तो उसको वो पकड़ में ही नहीं आती, उसको डिसमिस कर दिया जाता है कि ऐसी कंडीशन हो भी सकती है. और यहाँ पर जब हम न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि न्यूरो डाइवर्सिटी भी हम एक टर्म यूज़ करते हैं, तो ये न्यूरो डाइवर्सिटी क्या है, इसमें इसके अम्ब्रेला में क्या फॉल करता है, ये थोड़ा सा बताइए. ज़रूर, इन दोनों चीज़ों को मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा एक्सप्लेन करूँ. पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जो भी मैं कह रही हूँ दैट इज नॉट इनफ टू डायग्नोज एनीवन विद ADHD और डिस्कैल्कुलिया. जो भी मैं कह रही हूँ, डायग्नोसिस जो है वो बेहतर ये रहता है कि एक क्वालिफाइड जना करे, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं. लेकिन जो चीज मैं अब बात कर रही हूँ कि रेफरल कब करना है, जब आपको टीचर को, पेरेंट को ये दिखाई दे कि इस बच्चे के साथ हो सकता है कि कुछ ऐसी बात है. वहां तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है हम 4 चीजें देखें. तो ये मैं कह रही हूँ कि ये जो न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस होती हैं, पहले ये जानना कि हर क्लासरूम में अगर 20 से 25 या 30 बच्चों का क्लासरूम है, 3 या 4 बच्चों में कोई ना कोई न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है. दैट इज द प्रेवलेंस रेट. 1 in 20 और 25 इज द प्रेवलेंस रेट. तो टीचर्स से ये दरख्वास्त है कि वो देखें, ऐसे 3-4 बच्चे आपको जरूर मिलेंगे, आपको दिखने लग जाते हैं, टीचर्स को दिखते हैं ये बच्चे. तो हम अगर नॉर्मली देखें कि हर बच्चे के अंदर ध्यान देने की शक्ति में या पढ़ाई की तरफ मोटिवेशन में अलग अलग तरीके से होता है. लेकिन जिन बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन होती है उसके अंदर 3 आप चीजें याद रखें, अपने आप से सवाल करना. नंबर 1, कहाँ कहाँ हो रहा है. Is it only in the classroom, only in the maths classroom, only in the English classroom, या ये पूरे सारी जगह होता है, सारी टीचर सेम कह रही हैं ध्यान नहीं देता ये बच्चा, ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, और घर वाले भी कहते हैं तो घर पे भी ये हो रहा है,
प्लेग्राउंड पे भी हो रहा है, सारी जगह से हमें लग रहा है कि ये बच्चा अपने ऊपर ब्रेक नहीं लगा पा रहा, ध्यान नहीं दे पा रहा। तो एक, कहाँ कहाँ हो रहा है। दूसरा, कब होता है, पूरे दिन होता है, रोज होता है, महीनों से हो रहा है, या ये 2-4 दिन के लिए हुआ था, अब नहीं हो रहा, उन 2-3 दिनों में ये बच्चा सोया नहीं था ठीक से। तो कहाँ 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 कब होता है, कितना ये परसिस्टेंट है, कब तक चल रहा है, और कितना होता है। ये 3 चीजें अगर आप आपसे पूछ लें, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे पे असर क्या है। कि जो बच्चा जानबूझ के कोई चीज कर रहा है, इंटेंशन के साथ कर रहा है, मजाक के लिए कर रहा है, उस पे जैसे ही बुरा असर होता है किसी चीज का, कि मैंने अपनी कॉपी नहीं की और मैम ने मुझे डांटा, अब मेरा आई हैव लॉस्ट फेस, अब वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। लेकिन ये बच्चे होते हैं जिनको जानते बूझते हुए, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, कि मैं चाहती हूँ करना, रोज कॉपी को लाना, मैम मैं कल लेके आऊंगी कॉपी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन फिर भी भूल गए, नहीं हो पा रहा। सो इज इट अ प्रॉब्लम ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, और इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू ईच टाइम। ये थोड़ा सा, अगर, और ये टीचर्स को, बहुत पेरेंट्स को पता होता है कि भाई बहुत कोशिश कर रहा है, इससे हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा। तो ये जो जहाँ पे चेकलिस्ट है डेवलपमेंट की, जी, हाँ, और ये चेकलिस्ट मैंने आप सबके लिए बनाई है। अगर इसको थोड़ा सा देख लें कि कोई भी टीचर, कोई भी पेरेंट, ये डायग्नोस्टिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों को बीमारी है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये 5 चीजें आप जरूर चेक कर लें, इनमें से कुछ ना कुछ निकलेगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। नंबर 1, ये बच्चा रात को सो के आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप ठीक से सोए नहीं है, आप अटेंशन नहीं पे कर सकते, आप ध्यान नहीं दे सकते। ऐसा तो नहीं है कि भूखा है, प्यासा है, ऐसा तो नहीं है कि इनको आंख से या कान से, हियरिंग या विजन में प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड, चश्मा लगते ही सब ठीक हो जाता है, अटेंशन डिफिकल्टी गायब। इसी तरीके से बहुत लोगों को इन हियरिंग प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो फिजिकल बेसिक नीड्स, सोशल इमोशनल, घर में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हुआ घर के अंदर किसी की डेथ हुई है पिछले कुछ दिनों में, या कुछ उथल पुथल हुई है, फादर हैज लॉस्ट हिज जॉब, और ये बच्चा सोच ही नहीं पा रहा पढ़ाई की तरफ। इस तरीके के specific behavior changes in time may actually have a very different solution। एंजाइटी दिखाई दे रही है, लो कॉन्फिडेंस है, तो ये चीजें आपको देखनी है। लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर क्या ऐसा तो नहीं है कि आप, जैसे अब अगर मैं बात कर रही हूँ, आई स्पीक इन प्योर इंग्लिश एंड हाफ ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देन योर अटेंशन विल डिप, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। तो ये फर्स्ट, उनको ये भाषा समझ में आ रही है कि नहीं, ये काम उनके लिए ज्यादा, is it more challenging or less? Does a visual schedule improve the focus? Can they focus better with movement? थोड़ा सा अगर बच्चा ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, तो क्या उसको 2 मिनट के लिए क्लास की कॉपियां इधर से उधर करने के लिए अगर बोला जाए, तो क्या उसका फोकस बेटर हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट में चेंज कर पाने से बहुत बच्चों में फर्क आ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो चेकलिस्ट है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, ये लेबलिंग के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैम, इससे मेरे को शायद कहीं ना कहीं, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि न्यूरो डाइवर्सिटी क्या हुई, आपने भी एक स्टेटमेंट कही कि क्लास में हर तरह का बच्चा आपको मिलेगा, और उनमें से कुछ बच्चों को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, और जो आपने चेकलिस्ट बताई कि कुछ बच्चे इस तरीके से बिहेव करेंगे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, कुछ दूसरे तरीके से, कहीं इसे ही हम न्यूरो डाइवर्सिटी तो नहीं टर्म कर सकते हैं? तो न्यूरो डाइवर्सिटी एक आजकल नया वर्ड है। हम कहते हैं कि बच्चों को लेबल करने की जगह अगर ये समझा जाए कि एज ह्यूमन बीइंग्स, जब हम बड़े हो रहे हैं, हम सब अलग हैं, हालांकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। तो न्यूरो डाइवर्सिटी का सिर्फ ये मतलब है कि जिस तरीके से हमारे ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल बनावट है, दैट इज डाइवर्स, and some of these things are every kind of child and every kind of wiring is present for all of us, right? तो ये अलगियत जो हमारी है, इसको अगर हम एक सिंगल शब्द दें तो इसको न्यूरो डाइवर्सिटी कहते हैं जी। थोड़ा सा फर्क है वर्ड न्यूरो डाइवर्जेंस। न्यूरो डाइवर्जेंस ये है कि एक मूवमेंट चली, कुछ लोगों ने कहा कि हमें जो अलग आप लोगों ने बिठा दिया है, डिसेबिलिटी बना दी है हमारे अंदर, ये सारे 5Ds कह के, ADHD कह के, ऑटिज्म कह के, हम नहीं मानते कि हम डिसेबल्ड हैं, आप हमारी एबिलिटी नहीं देख रहे क्योंकि आपने हमें लेबल कर दिया। तो हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं, जो पूरापन है, वो तो आपने हटा दिया, तो हम अपने आप क्लेम कर रहे हैं कि हम अलग हैं,
आप मत बोलिए, आप कौन होते हैं बोलने वाले? जी, बिल्कुल। हम कहते हैं कि हम अलग हैं, वी आर न्यूरोडाइवर्जेंट। Neurodivergent. So I think So वो एक अलग चीज है, that is a movement. that's a movement. But All right. neurodiversity is the concept that all of us are जी. built differently. Nobody is less, nobody is more. It is how our society is structuring and valuing some of the things that we are basically trying to say ये बच्चा कम है, ये ज्यादा है। बच्चे बिल्कुल। कम या ज्यादा नहीं होते। Absolutely. और यहाँ पर हमारे दिमाग के अंदर जजमेंट है जी। कम ज्यादा, बिल्कुल बच्चों के बिल्कुल। अंदर। अब हम यहाँ पर चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी एक ऐप भी है, प्रशस्त ऐप, जिसमें भी आप अर्ली स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत एक अमेजिंग चेकलिस्ट है। प्लीज़ इसको ज़रूर इसको देखिए, गो थ्रू कीजिए, और आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स मिलेंगे, बट इसके बियॉन्ड जाकर भी आपको कई चीज़ समझने को मिलेंगी। अगेन ये सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए है। प्रशस्त का इस्तेमाल आप स्कूल लेवल पर कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वाकई में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेड पैटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो फर्दर आप मेडिकल प्रोफेशनल को रेफर करते हैं, जहाँ पर डायग्नोसिस होता है, और उसके बाद ही हम कह सकते हैं that this particular child is suffering from a particular SLD, any disability for that matter. अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, डॉक्टर पूर्वा एंड डॉक्टर कविता, अब जो क्वेश्चंस है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत ब्रीफली हम उन्हें आंसर करें, और हम यहाँ पर बात करेंगे डिस्कैलकुलिया और ऑफ कोर्स ADHD के केस में कुछ ऐसी लो कॉस्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, कुछ ऐसे इंटरवेंशंस के बारे में जो हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पैक्टफुल हैं। सो यहाँ पर शुरू करते हैं कुछ ऐसी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज। डॉक्टर अपूर्वा, आप जो लेना चाहें, डॉक्टर कविता प्लीज गो हेड। I think we can move to the next slide, क्योंकि पिक्चर्स हम जल्दी जल्दी देखते जाएंगे। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी है, ये बहुत इम्पोर्टेंटली इम्प्लीमेंट हो रही है, एविडेंस बेस्ड है। ऐसे कहा जाता है कि जब आप कंप्यूटेशन सिखाओ, कॉन्सेप्ट सिखाओ, तो हमेशा आप पहले कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करिए। उसके बाद, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है, आप हैंडल कर सकते हो, आप उसके साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, देन यू मूव टू समथिंग पिक्टोरल या रिप्रेजेंटेशन। जैसे यहाँ पर आपने टैली मार्क्स बना दिए या फूलों के चित्र बना दिए, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और उसके बाद आप नंबर्स जो है, बिकॉज दीज आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट, वो जो 5 लिखा है बाय इटसेल्फ इट हैज नो मीनिंग, but when you say 5 teddy bears, 5 lines, it becomes more comprehensible. तो हमेशा यूज अ CRA। दूसरा, जहां पर हमें पता है कि प्लेस वाली बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, विजुअल स्पेशल डिफिकल्टीज है, तो बियॉन्ड द एज ऑल्सो यू शुड यूज अ ग्राफ पेपर और स्क्वायर लाइन पेपर। जनरली हमें ये सेकंड या थर्ड तक हम स्क्वायर लाइन पेपर यूज करते हैं मैथ के लिए, लेकिन बियॉन्ड दैट भी यूज करिए, इट हेल्प्स। यूज कलर कोडिंग, because if we just look at the previous slide, we see that to understand place value consistently, like for example, ones के लिए use a light blue color, for tens you use a yellowish orange color. So color coding helps with manipulatives. Look at the next slide. Using based and blocks. ये based and blocks market में बहुत easily available है, एंड रेमिडियल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, क्लासरूम में भी यूज कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक जो बड़ा है 1000 वाला, वो ब्रेक करके we can get slices of 100, we can get columns of 10s, we can get individual blocks of 1. So this helps understand numbers, number value, number sense, computation. Allowing children to draw, guess, estimate, और स्टार्टिंग विद द आंसर गोइंग बैकवर्ड। सो मैथ टॉक्स करना, क्यों किया, कैसे किया, अगर ये होता तो क्या होता। तो इस तरह के डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना, एंगेज होना, इससे भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है। मैथ डिफिकल्टीज यानी लैंग्वेज डिफिकल्टीज से भी कनेक्टेड है। तो मैथ समझने के लिए हमें ये मैथ लैंग्वेज आनी जरूरी है। सो एक्सप्लिसिटली टीच दिस कि इफ आई हैव टू सबट्रैक्ट, तो कौन से शब्द हमें दिखाई देंगे वर्ड प्रॉब्लम में। तो सो आई विल सी सबट्रैक्ट, माइनस, डिफरेंस, लेफ्ट ओवर। सो सिमिलरली create these lists for across different computations. I'm sure ये रूल हम सब ने स्कूल में कभी ना कभी यूज किया होगा। Yes. We call this an acronym based strategy, क्योंकि एक बार मैंने बॉडमास पढ़ लिया, मैंने मेमोराइज कर दिया, मुझे पता है कि इस सीक्वेंस में ही मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एनी इक्वेशन आई हैव टू सॉल्व। सो वी टेंड टू यूज, और वी शुड बी यूजिंग दिस।
Oh, this is another very beautiful strategy called cubes. अभी आप अगर हिंदी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या मराठी में पढ़ा रहे हैं या कहीं पढ़ा रहे हैं, यू कैन ऑलवेज अडॉप्ट इट. लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो पहले तो नंबर्स को सर्कल करिए, क्वेश्चन को अंडरलाइन करिए, फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसके ऊपर बॉक्स लगा दीजिए. जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे यहाँ पर 200 रुपीज दिए हैं मदर ने, वो 200 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो स्ट्राइक ऑफ करिए एंड देन यू सॉल्व. तो हमें क्या पता चलता है कि इस तरह की अगर हम स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं तो बच्चा खुद ब खुद भी मॉनिटर कर पाता है कि क्या मैं सही तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं या कर रही हूं. सो आई कैन गो बाय ईच एंड टिक ऑफ टिक ऑफ टिक ऑफ. आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट कि असेसमेंट के वक्त भी हम कुछ अकोमोडेशंस इन बच्चों को दें, क्योंकि परफॉर्मेंस फेलियर, academic achievement being poor, it's very traumatizing. So can we support them in any way? Additional time देना, जल्दी जल्दी करो ये ना कहना, so give time, permit oral responses, कैलकुलेटर्स का यूज करना ये बहुत जरूरी है, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोविजंस गिवन बाय बोर्ड्स अक्रॉस इन इंडिया. I think this is another important thing कि when the child solves a problem, give the marks for the steps. So at least the child gets a sense of achievement कि चलो मेरा लास्ट जो आंसर है वहां पर 200 होना चाहिए, 250 आ गया, लेकिन पहले का तो मैंने कर लिया. जहां पर जरूरत हो विजुअल सपोर्ट्स दीजिए, मैनिपुलेटिव्स दीजिए, क्योंकि इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. That's right. So keep supporting as needed. एंड डॉक्टर कविता, ADHD के लिए भी हम कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं. वेरी ब्रीफली मैं आपसे जानना चाहूंगी थ्रू दी स्लाइड्स. ब्रीफली मैं बताती हूँ कि बडीज को यूज करिए. आपको भी पता होता है एज ए टीचर कि कौन सा बच्चा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा नहीं कर पा रहा है, साथ मिला दीजिए और उनको एक दूसरे के साथ. दूसरा, मूवमेंट दीजिए, बहुत ज़रूरी है. मूवमेंट इज़ रेगुलेशन. ये कहना मत हिलो, उससे बेहतर है उस बच्चे को हिलने की आप इजाज़त दे दें इन अ सैंक्शनड वे, जाके बोर्ड रब कर दो. तो मूवमेंट इज़ वेरी गुड फॉर लर्निंग. चंक द टास्क. चंक द टास्क का मतलब ये है सारी की सारी पूरी शीट एक साथ ना करें. पहले आप 2 सवाल कर लो, उसके बाद मुझे एक हाई फाइव दे देना, बोल देना, मेरी तरफ देखना, फिर 2 और सवाल करना. छोटे छोटे टास्क, दिस इज गुड फॉर एवरीथिंग. विजुअल सपोर्ट्स, जिस तरीके का एक टाइम टेबल नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे है, अगर आप बड़ी नेक्स्ट स्लाइड दिखा दें तो ये टाइम टेबल्स, विजुअल स्केड्यूल्स बच्चों के लिए बहुत अच्छे रह जाते हैं. टिक करने में बड़ा मजा आता है, ये कर लिया, फिर नेक्स्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट कर लिया, लेकिन पता रहता है क्या क्या करना है, रादर देन होल्डिंग इट इन देयर माइंड्स. नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड जो मैं कहूँगी, एक छोटी सी चीज़ कि आप लोग कल से ही क्या कर सकते हैं. सबसे पहले बच्चे की स्ट्रेंथ ज़रूर नोट करें. उनकी साइकोलॉजिकल सेल्फ एस्टीम पे हावी ना हो ये चीज़. अगर उनको न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस हैं, नेम देम आउट अलाउड टू द चाइल्ड. 3 स्ट्रेंथ्स अगर आप हर बच्चे के बारे में एक एक करके भी पूरे अगले 3 महीने में अपनी क्लासरूम में कर पाएँ तो बहुत बढ़िया बात है. एक मूवमेंट ब्रेक हर बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ज़रूर दें. द डेंजर ऑफ अ सिंगल स्टोरी, कि हम बच्चों को जब लेबल करते हैं अपने किसी भी तरीके से, बुद्धू कह देते हैं, पागल कह देते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है. ये स्टोरी उनके अंदर जीती है, उनका वजूद बन जाती है, एंड ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो उसकी जगह अगर हम दूसरी स्टोरीज भी जो हम मिस कर जाते हैं वो कर पाएँ, कि ये बच्चा क्यूरियस है, देखो ये कितना हिम्मती है, देखो कितना क्रिएटिव है, लीडरशिप है, हर चीज़ के लिए हमारे लिए हाथ उठाता है, टीचर के लिए हर काम करने को तैयार है, काइंड है. तो ये बहुत बहुत मेरी तरफ से एक दरख्वास्त है सबकी तरफ कि बच्चों को पूरी तरीके से देख पाएं, एक चीज पे लेबल ना. की टेक अवेज हो सकते हैं बिल्कुल, और ऐसे ही कुछ की टेक अवेज हो सकते हैं हमारे, जब हम बात करते हैं डिस्कैलकुलिया की. सो डॉक्टर अपूर्वा, अगर आप इसे एक्सप्लेन जल्दी से कर दें हमारे लिए प्लीज. तो एब्सोल्युटली. एक तो ये याद रखना है कि अगर बच्चे को डिस्कैलकुलिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंस लो है. अर्ली आइडेंटिफिकेशन के तरफ हमें झुकना है. तो जितनी जल्दी स्क्रीनिंग हो पाए, यूज अ टूल लाइक प्रशास, डू दैट. ओनली प्रैक्टिस डज नॉट हेल्प. जैसे हमने प्रीवियस कई स्ट्रैटेजीज देखी है, उन्हें हम इस्तेमाल करें ताकि वी मूव फ्रॉम मेमोराइजेशन टू अंडरस्टैंडिंग. एब्सोल्युटली. बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट.
So do not pull down the child at all times. जी Take care if due to math anxiety, the child does not get very, very badly affected. सेलिब्रेट द स्ट्रेंथ्स. चलो आज मैंने एक स्टेप सही कर दिया, दो स्टेप सही कर लिए, या एक तरह के प्रॉब्लम सही कर दिए. सेलिब्रेट द स्ट्रेंथ्स. आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस दैट मैटर्स इमेंसली, एंड दस लुक एट प्रोग्रेस is more important than comparison. Don't say कि वो बच्चा कितना अच्छा है, आपकी बहन अच्छी है, आपका भाई अच्छा है, आपके चाचा के बेटा कितना अच्छा करा. Do not compare. We are neurodiverse. बिल्कुल. So neurodiversity ही कहती है. जी, exactly. I just look at progressing and do better. That's right, that's right. Neurodiversity says that your most important task is to build a better you. No comparisons, nothing. And with the right support, every child can learn, grow and succeed, no matter what the disability, what the condition is. Dr. Apurva, Dr. Kavita, thank you so much आपके इतने immense contribution के लिए for this session and for sharing these valuable inputs with us. It has been a really beneficial session for all of us and for all the viewers out there. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Right. So viewers, ये था हमारा आज का Day 4 का सेशन जिसमें हमने बात करी डिस्कैलकुलिया एंड ADHD पर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एंड अटेंशन डिफिकल्टीज. कैसे ये दोनों साथ में आके चीज़ें चैलेंजिंग तो बना देती हैं, बट वी हैव सॉल्यूशंस. वी नो हाउ टू स्क्रीन, वी नो हाउ टू इंट्रोड्यूस इंटरवेंशंस एंड वी नो हाउ टू हेल्प द चाइल्ड एट द राइट टाइम. और अब समय है इस सेशन को रैप अप करने का. Tomorrow we will come up with yet another interesting topics under this umbrella theme of ours, which is understanding 5 Ds. For this session, I would like to thank both our ISL interpreters, Mr. Dev Malik and Ms. Neetu, along with my entire team for making session a success. Thank you so much. और अब हम आपको जल्दी से बताते हैं कि next up क्या देखेंगे. Here is the program schedule. So in a short while from now, आप देखेंगे हमारा session जो कि होगा science subject पर. टॉपिक आपके सामने है. Please feel free to participate and share your feedback. This is me, Harpreet Kaur, signing off, and we'll join you shortly. Namaskar.